एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं छोरी 2, जो एक हॉरर मूवी है और रिसेंटली आई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जो जंगल में भटक रही होती है और अपनी माँ को खोज रही थी, और उसे बच्चे दिख रहे होते हैं जो बोलते हैं कि माँ बुला रही है, माँ बुला रही है। तो वो उनको ही फॉलो करती जाती है, पर एक कुएं के पास आकर रुक जाती है और उसके अंदर से कोई उसे खींच लेता है। सीन कट होता है और हम एक क्लासरूम में देखते हैं जहाँ साक्षी पढ़ा रही होती है। फिर उसे प्रिंसिपल सर बुला लेते हैं, जिनसे वो अपनी बेटी के दाखिला के बारे में बात कर रही थी कि प्लीज उसे स्टडी फ्रॉम होम ही दे दीजिए क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम है। पर प्रिंसिपल इस चीज पर मना कर देता है और बोलता है अगर किसी को पढ़ना है तो उसे स्कूल आना ही पड़ेगा और हम किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देने वाले। और वो साक्षी पर टोंट पे मारता है कि तुम्हें ये जॉब भी किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से ही मिली है और तुम खुद एक इंस्पेक्टर के घर में रहती हो जो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता और तुम्हें हर हफ्ते विजिट करता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम साक्षी के घर में देखते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम ईशानी है, जो साक्षी की बेटी होती है। उसे रानी पढ़ा रही होती है और हमें वहाँ पर ये पता चलता है कि ईशानी को एक प्रॉब्लम है कि वो धूप में नहीं निकल सकती और अगर वो निकली भी तो उसकी स्किन जल जाएगी और यही रीजन था कि वो स्कूल नहीं जा पा रही थी। पर इसका हल निकालते हुए साक्षी उसे फुल्ली कवर करके स्कूल ले ही जाती है, जिससे ईशानी बहुत खुश होती है। रात को जब साक्षी ईशानी के जले हुए पे ऑइंटमेंट लगा रही होती है तो वहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसके घर में वो लोग रह रहे थे। उसका नाम समर होता है। उसके आने पर साक्षी और ईशानी दोनों खुश हो जाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात को सोने का टाइम आता है, तब साक्षी ईशानी को सुलाकर समर के पास चली जाती है और वो दोनों टहलकर बात करने लग जाते हैं। साक्षी समर को बोलती है कि अब तुम हमसे किराया लेने लग जाओ, ऐसे नहीं रह सकते हम लोग। पर समर मना कर देता है और बोलता है ये मेरी माँ का घर है और मैं तुमसे किराया नहीं ले सकता। वैसे भी ईशानी को देखकर सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। फिर साक्षी उसे बोलती है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, अगर तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता। फिर हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, वो भी 7 साल पहले, जिसमें समर बता रहा होता है मैंने ऐसा केस कभी भी नहीं देखा था, मैं तो जस्ट अपनी ड्यूटी कर रहा था। और एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को अपने गांव ले आता है, जिसमें पहले उसके घर वाले तो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं पर धीरे धीरे उनका बिहेवियर चेंज होने लगता है। वो वहाँ से भागना चाहती थी तो उसे भागने नहीं दिया जाता और वहाँ पे बड़े टोने टोटके हुआ करते। उसे 3 दिन तक खेत में अकेला छोड़ दिया जाता है। उसे वहाँ पर मरी हुई औरतों और खेलते हुए बच्चों की आवाजें सुनाई दिया करती, मतलब वहाँ पर भूत थे। साक्षी का जो पति था उसके घर वालों को बेटा चाहिए था, जिसकी वजह से उसकी बार बार शादी करवाई जाती थी। उसकी लगातार लड़कियां ही हुए जा रही थी, इसलिए माँ और बेटियों को साथ में मार दिया जाता था। साक्षी उसकी चौथी बीवी थी और उसने गेम पलट दिया। उसने अपनी बच्ची को बचाने के लिए राजवीर और उसके परिवार वालों को खत्म कर दिया और फिर वो पुलिस स्टेशन में आ जाती है, जहाँ पे वो समर से मिलती है और बोलती है कि मैंने खून किया है इसलिए मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। समर उसके साथ उसके घर में जाता है जहाँ पर उसको बॉडीज नहीं दिखती और वो शॉक्ड रह जाती है कि बॉडीज आखिर गई कहाँ। फिर उसे लेबर पेन होने लग जाता है और वो एक लड़की को जन्म दे देती है और बहुत खुश होती है। इन सब चीजों में उसका साथ देती है रानी। उस दिन साक्षी को ये भी पता चलता है कि उसकी बेटी में एक प्रॉब्लम है और वो सनलाइट को सहन नहीं कर सकती। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर समर उसे डॉक्टर का कार्ड देता है और बोलता है कि ईशानी क्या पता इससे ठीक हो जाए। पर साक्षी मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा दूर है, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। पर समर बोलता है तुम कब तक अंदर रहोगी, बाहर तो तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। यहाँ पर साक्षी को ये डर रहता है कहीं राजवीर और उसके घर वाले वापस ना आ जाए और उसकी बच्ची को उससे दूर ना कर दे। लेकिन समर समझाता है कि अब तक तो आए नहीं है, इसका मतलब यही हुआ कि वो लोग मर चुके हैं, तो तुम चिंता मत करो। दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि ईशानी घर में खेल रही होती है और रानी बाहर बैठकर रेडियो में गाने सुन रही थी और अचानक से कुछ होता है और कोई ईशानी को पोजेस्ड कर लेता है, जिससे वो चलकर बाहर जाने लगती है। रानी उसके पीछे पीछे भागती है पर वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है और वो गाड़ी वाले दोनों को किडनैप करके ले जाते हैं। साक्षी देखती है कि घर का गेट खुला कैसे है, तो वो अंदर जाकर चेक करती है और उसे पता चलता है कि रानी और ईशानी दोनों ही वहाँ से गायब हैं। समर पुलिस फोर्स बुला लेता है और सारे के सारे उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। साक्षी बोलती है पक्का राजवीर उसे खेतों में लेकर गया होगा, तो वो लोग खेतों में चले जाते हैं जहाँ पर कुछ बनाए हुए पुतले से पड़े होते हैं, जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कि कोई उनको रास्ता दिखाना चाहता है। वो लोग एक खाली ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे छोटे लड़के उन पर पत्थरों से हमला कर देते हैं। समर साक्षी को बचाने के लिए उसको साइड में खड़ा कर देता है और वो खुद ही उनसे निपट रहा होता है। इतना में साक्षी के पीछे राजवीर आ जाता है। साक्षी उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो लोग उसके सर में डंडा मार देते हैं और उसे एक गुफा के अंदर ले जाते हैं। साक्षी बेहोश होती है और वहाँ पे हम इकट्ठे गाँव वालों को देखते हैं जो बोलते हैं कि राजवीर की घरवाली और उसकी बेटी ने 7 साल पहले यहाँ से निकलकर हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी प्रथा खराब कर दी, जिससे हमारे प्रधान जी नाराज हो गए।
यहाँ पर प्रधान जी उनके देवता होते हैं जो एक आदि मानुष होते हैं और जो दीवार के अंदर रहते हैं। और वो आदमी बोलता है कि जब तक इनकी बलि ना चढ़ाई जाए तब तक हमारे प्रधान जी खुश नहीं होंगे और हमारे गाँव में खुशहाली भी नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले इसकी माँ को मारा जाएगा क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती करी है यहाँ से भागकर, और फिर उसकी बेटी की बलि चढ़ाई जाएगी, वो भी 3 दिन बाद। वहाँ पर प्रधान जी की सेवा के लिए एक औरत को चुना गया था जिसे सब वहाँ पर दासी कहा करते और वही प्रधान जी का ध्यान रखा करती, उनको खाना खिलाने तक का। और उनको जिन लड़कियों की बलि चढ़ाई जाती थी उनको भी तैयार करने का जिम्मा दासी पर ही था। उसके पास पावर्स थी जो कि प्रधान जी ने ही दी थी। बीवी के भाग जाने के कारण राजीव को समाज से बाहर कर दिया गया था जिससे उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी, इसलिए वो साक्षी को खत्म कर देना चाहता था। वहाँ पर साक्षी के चिल्लाने से और औरतों के चीखने की आवाज भी आने लगती है। उतनी देर में दासी आकर उसमें खुद छिड़क देती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर उसे किसी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। और दूसरी साइड हम देखते हैं ईशानी को, उसे भी एक कोठरी में बंद किया हुआ होता है और वहाँ पर एक लड़का आता है जो उसे सूप देता है, पर ईशानी पीने से मना करती है और बोलती है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। वो लड़का बोलता है कि यहाँ पर कोई माँ नहीं होती दासी माँ के अलावा। फिर वहाँ पर दासी माँ आ जाती है जो ईशानी को फोर्सफुली वो सूप पिला देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि साक्षी वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उस कोठरी से तो निकल जाती है पर भूल भुलैया में फंस जाती है। वहाँ के रास्ते बहुत अजीब थे और सेम थे। वहाँ पर उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि ईशानी उसे आवाज लगा रही है और वो उस आवाज को फॉलो करती जाती है, पर वहाँ पर कोई नहीं दिखता। और फिर चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसे औरतें ही औरतें दिखती हैं जो चीख रही होती और चिल्ला रही होती हैं कि हमारी बेटी को बचा लो, हमारी बेटी को बचा लो। साक्षी उन्हें बोलती है कि चलो हम साथ में चलते हैं, सबको बचा के लेकर आएंगे। और औरतें जैसे ही वहाँ से निकलने को हो जाती हैं उनको कोई जंजीरों से जकड़ लेता है और उठा के पटकने लगता है, कईयों को आग लगा दी जाती है। फिर वो औरतें अचानक से गायब हो जाती हैं। साक्षी को समझ आ रहा था कि ये सब कुछ इसका भ्रम है। फिर वहाँ पर रानी को भी दिखाया जाता है। राजवीर आकर उसे मार देता है और साक्षी को पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है। साक्षी उसे समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ी सी शर्म कर ले, तो उसका बाप है, ईशानी तेरी ही लड़की है, उसे बचा ले। पर राजवीर को तो सिर्फ अपनी बेइज्जती ही याद थी जो उसके भागने से हुई थी और वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे मारे जाता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि ईशानी के साथ वो लड़का होता है। उन्हें परेशान करने के लिए कुछ लड़कों का झुंड आ जाता है और जिन्हें बाहर निकालने के चक्कर में वो लड़का भी वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर ईशानी अकेले रह जाती है और वो भी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। कोशिश करते करते वो धूप में चली जाती है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। दासी ये सब देख लेती है, वो भी अपनी पावर्स को यूज करके, और उसे जल्दी से वहाँ से उठाकर ले जाती है और उसका ध्यान रखती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ईशानी की स्किन जली थी धूप में जाने के कारण, वैसा ही दासी के साथ हुआ था। दासी लेप बनाती है और ईशानी के भी लगाती है और खुद के भी लगाती है। ईशानी होश में आती है और उनके निशान देखकर कहती है कि आपको दर्द होता है। फिर दासी बोलती है ये दर्द नहीं शक्ति होती है, जब बड़ी होगी तो समझ जाएगी। और फिर से उसके लिए सूप बनाने लगती है, जिस पर ईशानी बोलती है कि अब मैं सूप नहीं पीऊंगी। जिस पर दासी बोलती है तुझे पीना तो पड़ेगा ही क्योंकि तुझे बड़ा भी होना है। फिर ईशानी बोलती है कि तभी पीऊंगी जब तुम मुझे कहानी सुनाओ। और दासी यहाँ पर खुद की कहानी स्टार्ट कर देती है और बताती है कि एक राजा होता है जिसकी कोई संतान नहीं होती। सूर्य भगवान खुश होते हैं और उसे एक लड़की दे देते हैं। इस पर राजा बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्हें लड़की नहीं चाहिए थी, लड़का चाहिए था, क्योंकि लड़कियां तो बोझ होती है, लड़के ही वंश चलाते हैं। और वो उस बच्ची को कुएं पर छोड़कर जाने वाले थे, जिससे सूर्य भगवान नाराज हो जाते और उस बच्ची के शरीर को अपनी गर्मी से झुलसा देते हैं, जिसके कारण उसका शरीर लाल हो जाता है। बच्ची तो ऑलमोस्ट मरी गई थी। फिर एक गुफा में से एक आदि मानव आता है जो उस बच्ची को छूकर अपनी शक्तियों से उसको ठीक कर देता है। उस बच्ची को भी उससे लगाव हो जाता है क्योंकि वो स्पेशल थी और वो भी उस आदि मानव की सेवा में लग जाती है। फिर ईशानी दासी माँ से पूछती है कि क्या उसे पंख भी मिल जाते हैं, तो दासी माँ बोलती है हाँ, उसे पंख भी दे दिए जाते हैं, वो भी काले गहरे। और ईशानी से कहती है अगर तू भी जाकर उनकी सेवा करेगी और उन्हें खुश रखेगी तो क्या पता वो तुझे भी पंख दे दे। ये कहकर वो उसे सूप पिलाकर चली जाती है। थोड़ी देर में उसके पेट में इतना दर्द होता है कि वो माँ माँ चिल्ला रही होती है। दासी माँ वहाँ पर आती है और चेक करती है कि उसके पीरियड्स आ गए थे। ये देखकर वो खुश हो जाती है और बोलती है कि लड़की बड़ी हो गई है, बस यही चाहिए था हमें। पर हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो तो सिर्फ 7 साल की थी। ये कैसे पॉसिबल था? अब वो औरत बन चुकी थी और बलि देने के लिए सिर्फ यही चाहिए था। दासी माँ उसके पीरियड्स का ब्लड उस आदि मानव को पिला देती है और बाहर आकर लोगों से बोलती है कि प्रधान जी ने उस लड़की को एक्सेप्ट कर लिया है। सब लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज रात तक ये समर्पण खत्म हो जाना चाहिए। तैयारियां स्टार्ट हो जाती है और दासी
दासी माँ ईशानी को भी तैयार करने लग जाती है और वहाँ पर ये बताया जाता है कि याद रखो, समाज में मर्द जात प्रधान होता है और जब औरत मर्द के कमर तक आ जाती है तो उसको उसकी सेवा में लग जाना चाहिए। औरतें बनी ही इस चीज के लिए हैं। दूसरी साइड हम साक्षी को देखते हैं जो घसीटते घसीटते एक कुएं के अंदर गिर जाती है जहाँ पर उसे खूब सारी बॉडीज दिखती हैं और जैसे ही वो पानी में ऊपर आ जाती हैं तो सारी बॉडीज खड़ी हो जाती हैं जिनमें रानी भी थी और सब उसके सर पर हाथ रख देते हैं और रानी पोजेस्ड हो जाती है। दूसरी साइड गांव के मुखिया को जब राजवीर बताता है कि उसने साक्षी को मार दिया तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि वो मुझे चाहिए थी, मुझे लोगों के बीच में दिखाना था और औरतों में ये डर फैलाना था कि भागने का अंजाम क्या होता है। अब तू चाहे कुछ भी कर, उसे जिंदा ला या मुर्दा ला, पर सभा में लेकर आ। तो राजवीर उसे लेने के लिए जाता है और उसे कुएं में गिरा हुआ देखता है और जैसे ही वो उसको घसीटने लगता है पर साक्षी के अंदर अलग ही शक्ति आई हुई थी और उसके पीछे वही औरतें खड़ी थी जिनको उन लोगों ने प्रथा के चक्कर में मार दिया था और अब वही औरतें साक्षी का साथ दे रही थी। अब साक्षी के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि सब मिलकर राजवीर को मार देते हैं। जिस लड़के को ईशानी के साथ रखा गया था उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ईशानी अब मरने वाली है, तो वो साक्षी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इतने में समर उसे पकड़ लेता है और उसे पूछताछ करने लग जाता है कि बताओ वो दोनों कहाँ पर है, कहाँ रखा है तुम लोगों ने। और फिर वो सारी बातें बताता है और उसे उस कुएं के पास ले जाता है जहाँ पर साक्षी होती है। साक्षी वहाँ से बाहर निकल कर आती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि ईशानी को उस आदि मानव के पास भेज दिया जाता है। वो लड़का समर और साक्षी को वहीं पर ले आता है जहाँ पर ईशानी की बलि चढ़ाई जाने वाली थी। दासी माँ अपनी पावर्स के थ्रू ये देख लेती है कि वहाँ पर वो लोग पहुँच चुके हैं तो अपनी पावर्स को बाहर भेजती है ताकि उनको रोका जा सके। लड़का तो डर जाता है पर साक्षी नहीं डरती और आगे बढ़ती रहती है। दासी माँ उसे रोकने के लिए चाकू लेकर आती है और उन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है और बोलती है कि यही है तुम्हारी किस्मत, इससे सबका भला होगा, इसलिए बीच में मत पड़। लेकिन साक्षी का साथ वो सारी औरतें भी देती हैं और दासी माँ को उठाकर फेंक देती हैं। फिर वो उस गुफा के गेट को खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो ईशानी को खोजने लगती है तो वो एक डब्बे में मिलती है और जैसे ही वो उसको बाहर ले जाने वाली होती है तो उसी की हमशक्ल आकर वहाँ पर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उन्हें रोकने लगती है। ये हमशक्ल और कोई नहीं, वो आदिमानव ही था जो पूरी कोशिश करता है और ईशानी को पोजेस्ट कर लेता है ताकि वो उसके साथ चल पड़े। फिर दासी माँ अपनी पावर्स को भेजती है और उस आदिमानव के साथ लड़ने लग जाती है। आदिमानव हार जाता है और दासी माँ ईशानी को कवर करते हुए बाहर ले आती है और जैसे ही साक्षी भी बाहर निकल जाती है तो उसके पैरों में बेड़िया बन जाती है और उसे कोई वापस से उसी कुएं में खींच रहा था। फिर साक्षी एंड में यही बोलती है कि इस आदिमानव को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, अगर छोड़ दिया तो ये वापस हमारा पीछा करेगा। और ये कहकर वो अंदर चली जाती है और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि भारत में हर मिनट 3 लड़कियों को बाल विवाह के लिए मजबूर किया जाता है और ये सब ज्यादातर अंधविश्वासों और कुप्रथाओं के कारण होता है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना और अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के जाइएगा। बाय बाय।